अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रसूल बख्श रईस। अब नाज़रीन, पीटीआई की 24 नवंबर की कॉल डू और डाई का मामला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हर सूरत इस्लामाबाद की तरफ कल बढ़ा जाएगा और डी चौक पर पड़ाव किया जाएगा। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते वहीं पर रहा जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी मुतहरिक हैं और उन्होंने आज 2 बार बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया है और उन्हें बताया है कि अदालती हुक्म के पाबंद है, जिसके बायस एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह किया जाएगा। अभी तक पार्टी मुशावरत का सिलसिला जारी है या नहीं है, हतमी राय से कब आगाह करेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है। कल जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे पैनल की ये राय थी और ये खबर थी कि अब भी कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला जारी है। क्या आज भी वो बातचीत कहीं ना कहीं किसी सतह पर हो रही है या बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके हैं और कल पीटीआई निकल रही है इस्लामाबाद की जानिब? ये वो पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कल आपकी ही खबर थी और भट्टी साहब भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला जारी है। आज हुकूमत भी इनकारी है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मोहसिन अदालत के हुक्म पर राब्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ से भी जवाब आ गया कि इदारे ने कोई राब्ता किसी किस्म का नहीं किया। आपकी खबर क्या है? आप अब भी कायम है अपनी खबर पर? देखिए, बात ये कि इस तरह की हंगामी और गैर मामूली सूरत-ए-हाल जब मुल्क पे तारी होती है तो कभी ऐसे मुमकिन नहीं है कि फ्रीकैन का आपस में राब्ता ना हो। आपके इस प्रोग्राम से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हमारे दोस्त हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि जी मेरी ज़ाती राय ये थी कि अगर ये सियासी तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करते और एहतजाजी सियासत से सरफ़ नज़र बढ़ते तो बातचीत हो सकती थी। अच्छा। लेकिन देखिए, ये एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है और आपने ख़ुद अपने इब्तिदाइये में बताया कि कोर्ट के कहने पे उन्होंने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया और अभी तक मामलात कोई पॉजिटिव साइड अख्तियार करते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बातचीत सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के साथ ही हो रही है, किसी और के साथ किसी और सतह पर कोई? देखिए, ये बात मैंने आपको मोहसिन नकवी साहब का मौक़िफ़ दिया है। इस तरह की गैर मामूली और हंगामी सूरत-ए-हाल, आपका वफाकी दारुल हुकूमत जो है इस वक्त कंटेनर्स के नतीजे में बंद है और पूरे मुल्क के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है। ये तनाव और टकराव पाकिस्तान के हवाले से अच्छा नहीं है। तो इस सारी कैफियत में आपका क्या ख्याल है कि जी किसी का आपस में राब्ता नहीं होगा? राब्ते होते हैं। हमने एहतजाजी सियासत आज नहीं देखी, ये गुज़िश्ता 10-12 साल से ये एहतजाजी सियासत ही पाकिस्तान में तारी है और कुछ पार्टीज़ का तो वतीरा ही है कि हर अहम मौके पर जब कोई बैरूनी मेहमान पाकिस्तान आ रहा हो या कोई अहम इवेंट हो और वो ताक में रहते हैं। हमें तो शायद पता चले ना या चले, उनको पता होता है कि किस मौके पे क्या तारीख देनी है। मेरा ख्याल है कि जो सूरत-ए-हाल बन रही है ये पाकिस्तान के हवाले से भी अच्छी नहीं और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी अच्छी नहीं और फरीकैन आपस में एक ज़िद का मुजाहरा कर रहे हैं। इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी हमेशा हुकूमत की होती है। हुकूमत इनिशिएटिव लेती है और बातचीत करती है। माजी के अंदर भी हम देखते रहे कि पाकिस्तान के अंदर जब 2 पार्टी सिस्टम था, मैं ऐसे अफराद के नाम जानता हूँ कि बावजूद के वो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे, उनके दरमियान राब्ते रहते थे और किसी एक बात पर इत्तफाक़ राय हो जाता था। अब भी मैं समझता हूँ कि क्या आपके ख्याल में इस एहतजाज की सूरत में पीटीआई के मुतालबात माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? क्या उनकी बानी पीटीआई की राय मुमकिन बनेगी? नहीं होगी। कि सब कुछ अदालती अमल से होगा। अलबत्ता मैं एक बात जो परेशान कुन है वो ये है कि क्या ये जो एहतजाजी सिलसिला कल तक रहेगा? क्या वो कंटेनर्स कल तक इस्लामाबाद? ऐसे नहीं होगा। ये 24 से 25 से 26 से 27 ये मसला बिल आखिर बैठकर हल करना पड़ेगा। और रुकनी वफ्द आ रहा है बेलारूस से और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपको याद नहीं है कि इससे पहले 2014 के अंदर जब चीन के प्रेसिडेंट आ रहे थे या आपकी शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पे क्या हो रहा था? बात यह कि ये सिलसिला एहतजाजी सियासत के बारे में 40 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए, 1970 से हम देखते आ रहे हैं। इसका नतीजा कभी अहले सियासत के लिए अच्छा नहीं निकला कि जब आप लिमिट्स क्रॉस करते हैं और आप ये समझते हैं कि एक दूसरे को मारना है, गिराना है और हटाना है, तो इसका रिजल्ट इनके हक में फ़ायदे में नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि आज के पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत तो ये थी, ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं दुनिया के अंदर जहाँ पर जमहूरियत मजबूत है वहाँ पर डेडलॉक नहीं होता। वहाँ ये नहीं होता कि आप एक दूसरे का मुंह देखने के भी रवादार नहीं है। और डेडलॉक रिहाई से मशरूत मुज़ाकरात पर उनकी रहाई भी मुमकिन बन सकती थी, लेकिन ये कहना कि जी पहले मुझे रहा करें, मैंने आपको इसीलिए बताया था कल कि जी मुझे रहा करें,
इस तरह राइयाँ नहीं होती, ना गवर्नमेंट के अहकामात पे होती हैं, ये कोर्ट के जरिए होती है। क्या नवाज शरीफ साहब इस तरह रहा हुए, क्या शहबाज शरीफ साहब इस तरह रहा हुए? और वो जो इतने इस वक्त मजलूम बने हुए हैं, उन्होंने पूरी फैमिली अंदर की हुई थी, अपने किसी सियासी मुखालिफ को नहीं छोड़ा था। तो मैं समझता हूँ इस सारा सिलसिला ये पाकिस्तान के हवाले से अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के हवाले से अच्छा नहीं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छा नहीं, पाकिस्तान की मुआशरत के हवाले से ठीक है। शॉर्टली बता दीजिए कल क्या होने वाला है, फिर पीटीआई जारी है इस्लामाबाद? कोई बड़ा एहतजाज नहीं होगा, लेकिन एहतजाजी कैफियत तारी रहेगी जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, और पाकिस्तानी अवाम के लिए स्पेशली अच्छी नहीं है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि कंटेनर्स अगर लगे हैं, ये कब तक लगे रहेंगे, इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर साहब, एहतजाज की बात कर रही है और इस पर आज मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौर साहब का राब्ता भी हुआ है। ये मुज़ाकराती अमल इन दोनों के दरमियान क्यों नतीजा खेज होता दिखाई नहीं दे रहा आपको? देखिए, ये मुज़ाकराती, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये मुज़ाकराती अमल नहीं था, क्योंकि हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपनी रूलिंग दी थी, उसमें ये बात थी कि ये राब्ता करें, तो उन्होंने कार्रवाई मुकम्मल की है उस हाई कोर्ट की रूलिंग के हवाले से राब्ता किया और ये किया वो किया। देखिए, इसी सूरत में ये ठीक है कि डायलॉग तो कोई नहीं हो रहा, मेरा अपना असेसमेंट है। हाँ, हमेशा हमने माजी में भी देखा है और इस दफ़ा भी मेरा इस बात पे यकीन है कि मैसेजिंग, पैगाम रसानी हुई है और राब्ते भी हुए हैं, लेकिन डायलॉग नहीं हुआ है। डायलॉग एक और चीज़ होती है। पैगाम रसानी का अमल अब भी जारी है? पैगाम रसानी मेरा अब इस वक्त लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें पता है कि आज सुबह तक ये मामला पैगाम रसानी हुई है। अच्छा। और पैगाम रसानी, मैं अदारों से बात कर रहा हूँ, हुकूमत से कोई ना गुफ्तगू हुई है ना पैगाम रसानी हुई है। अच्छा। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की ये है कि अब हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है ना, वो एक एजिटेशनल माहौल की पैदावार है। और इस वक्त जो ज़्यादा जो अब टीवी पे आके हमें बोलते हुए नज़र आते हैं ना, खासकर हुकूमत की तरफ से, देखिए ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है, दूसरों पे भी होती है, ऐसी बात नहीं है। मामला दोनों तरफ से ख़राब होते हैं और दोनों इस वक्त डटे हुए हैं अपनी अपनी पोजीशन पे। देखिए, हुकूमत के लिए जो लोग टीवी पे आ रहे हैं, पैगाम रसानी कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर को आप स्टडी कीजिए। ये वो लोग हैं जो शोर मचाने की वजह से प्रोमिनेंस हासिल की है, कोई लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। अच्छा। जो कल मैंने बात की थी बुशरा बीबी के हवाले से, कि सियासत के अंदर जो लोग एक मैचुरेशन प्रोसेस से बतदरीज ऊपर की तरफ आते हैं, उनमें एक स्टेबिलिटी होती है, उनमें एक रियलाइजेशन होती है, उनके फिर दूसरी साइड पे ताल्लुकात होते हैं, वो मुखालफत के बावजूद एक दूसरे का लिहाज करते हैं। अब जो लोग ऊपर आए हैं, हमें बहुत से लोगों का पता उस वक्त लगता है जब वो आके अपने मुखालिफ को बुरा भला कहते हैं, तब हमें बंदे का पता लगता है। या वो लोग हैं जो हुकूमत के साथ मिल के एकदम से प्रोमिनेंस हासिल कर लेते हैं। तो वो जो चूँकि एक तजर्बे के प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, तो उसकी वजह से गुफ्तो शनीद के इम्कानात कम होते हैं। गुफ्तो शनीद वहाँ होती है जब लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है, जो निचले लेवल की पॉलिटिक्स से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंस पे आते हैं, प्रोविंस से फेडरल लेवल पे आते हैं। माजी में आपको ये होता था कि जो फेडरल कैबिनेट होती थी, उनके वज़रा का तारुफ की ज़रूरत नहीं होती थी, इसलिए कि वज़ीर आप बनते थे अपने कैरियर के टॉप पे पहुंच के। एक तवील 20-25 साल की 30 साल की स्ट्रगल होती है, फिर आपको कैबिनेट पोजीशन जो है वो मिलती थी, लिहाजा उनका लोगों को पता होता था। आज अब जो जितनी खुशामद करेगा अब खुशामदी लोगों के तरक्की पाने के पाकिस्तान में इम्कान ज़्यादा है। इस वक्त बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है मेरे नज़दीक। देखिए, वर्चुअली पंजाब बंद कर दिया है, अब लाहौर से लोग सियालकोट भी नहीं जा सकते, जबकि सियालकोट का रुख और है, इस्लामाबाद का रुख है, लेकिन चूंकि रास्ते मिलते हैं ना, वो इधर से उधर जा सकते हैं ना, आप लिंक्स हैं आपस में, तो उसकी वजह से सियासत में भी रास्ते मिल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल होते, लेकिन ये वो जनरेशन नहीं रही है अब जो जिनके रिश्ते कायम होते हैं, इसके बावजूद कि वो मुखालफत में बैठे होते हैं, अपोजिशन में बैठे होते हैं, गवर्नमेंट में बैठे होते हैं। तो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत निहायत अफसोसनाक है, और कल जो सूरत हाल अगर यही स्टेटस को रहा, तो कल जो सूरत हाल होगी वो कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, चाहे वो ना आने दें। इनको चाहिए ये था कि हुकूमत आज से एक हफ्ता पहले बात करती अपोजिशन के साथ, और ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में फलां जगह हम आपको दे देते हैं, आप वहाँ कम से कम ये प्रपोजल तो पेश करनी चाहिए। लेकिन आप गुफ्तगू पिछले 1 साल के अखबारात में जो चीज़ें छपी हैं, जो टीवी पे आई हैं, उनको आप गुफ्तगू को सुने तो ना, जिससे आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स
کا پتہ لگتا ہے. پاکستان کی پولیٹکس ریکنسیلیشن کے نہیں ہے, بالکل بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور آپ ڈائیلاگ کی بات کریں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے, اس پر بھی ہم نے بات کرنی آگے چل کے کہ حکومتی حکمت عملی کیوں ناکام دکھائی دے رہی ہے ڈائیلاگ کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے بھٹی صاحب, ایک تو آپ کی خبر جو آپ کل کہہ رہے تھے کہ بات چیت ابھی بھی کہیں ہو رہی ہے, اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں علی امین گنڈا پور صاحب خوب گرج برس رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو میچ فکس تو نہیں کر لیا انہوں نے؟ ایک تو ذکر ہوا بشرا بی بی کا, تو بشرا بی بی کا سیاسی کردار محدود کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان کے اس بیان پر. اچھا. دوسرا ابھی یہاں ایک بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب کس طرح رہا ہوئے, شہباز شریف صاحب کس طرح رہا ہوئے. کاش میرے بھائی عمران خان بھی نواز شریف کی طرح تھوڑا سا ہو جاتے, تھوڑا سا شہباز شریف کی طرح ہو جاتے تو اب تک رہا ہو چکے ہوتے. جدہ سرور پیلس یا لندن علاج کے بہانے, یا کوٹ لکھپت جیل سے منسٹر کالونی, یا آصف علی زرداری جو ایک دن بے نظیر بھٹو پریشان ہو گئیں کہ وہ تو اپنی جیل میں ہیں ہی نہیں, بعد میں پتہ چلا امین فہیم ان کو لے کے کہیں گئے ہوئے تھے. تو تیسری بات جو آئی وہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں پاکستان تحریک انصاف کو سب سے پہلے ملک کا سوچنا چاہیے. لیکن جب چینی صدر آ رہے تھے, جب شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی, جب بیلاروس کا بھی وفد آ رہا ہے, تو یہ حکومت کو نہیں پتا, حکومت کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں, یہ بڑے امپورٹنٹ موقع ہیں ملک کا, قوم کا, دہشت گردی کا, معیشت کا, نفرت اور تقسیم کا, ان کے حل حکومت نہیں نکالنا چاہے گی؟ کیوں حکومت ان کو جلسے کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی؟ جلسے تک کی اجازت نہیں ہے. تیسری بات جو آپ کے میں اس بات پہ قائم ہوں کہ رابطے بھی ہوئے, بات چیت بھی ہوئی, مذاکرات بھی ہوئے, احتجاج رک جائے, کوئی بریک تھرو ہو جائے, یہ سب ہوا. اور میں ابھی بھی گو کہ کوئی 0.00% چانس کم رہ گئے, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ نہ ہو. اچھا. اب آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ میرے پاس علی امین گنڈا پور آئے, بیرسٹر گور آئے, اور وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات وہیں ہوئے جہاں ہونے چاہیے تھے. تو مجھے کہا گیا کہ 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کر دیں. جی. اور میں نے کہا میں کر دیتا ہوں, اور پی ٹی آئی کی اکثریت بھی چاہتی تھی کہ احتجاج ملتوی ہو جائے. مگر کیا وجہ تھی کہ احتجاج ملتوی نہ ہوا, یہ بات آگے نہ بڑھ سکی؟ ایک اعتبار کی کمی تھی, دوسری شرائط ایسی تھی کہ بات چیت آگے نہیں بڑھی. تیسرا, جب عمران خان کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہوئی تو انہیں نئے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی, اور نیا مقدمہ بھی وہ تھا کہ جو تھانہ نیو ٹاؤن میں مری روڈ پر احتجاج ہوا 28 ستمبر کو. عمران خان جیل میں ہیں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کی. تو جو عمران خان کہتے ہیں جب یہ مقدمہ مجھ پر آیا تو میں نے کہا یہ تو لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں, ہمیں ٹرکانا چاہتے ہیں, جیسے شنگھائی کانفرنس کے بعد ٹرکایا گیا تھا. اور پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی حکومتی لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے, ٹی وی پہ تو یہ بڑے کہتے ہیں ہم سے بات چیت کرو, سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرتی ہیں, لیکن جب بھی ان سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا, تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو تمہیں دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں بھائی, جو کچھ تم لینا چاہتے ہو ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں ہم حکومت سے کیوں کریں. پھر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کیا اب یہ جب ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جاتے, جب ہمیں میٹنگ اور اجلاس کرنے پر ہمارے خلاف پرچے ہو جاتے ہیں, جب کوئی ہماری بات نہیں سن رہا, کیا کریں احتجاج کے علاوہ؟ آزاد عدلیہ ختم ہو گئی ہے, الیکشن ڈاکہ پڑ گیا, اور اس پہ الیکشن جو دھاندلی ٹریبیونلز ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے, نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے, مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دی جا رہی, سیاسی سپیس نہیں چھین لی گئی ہے, مسلسل کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہمارے خلاف. تو ہم کیا کریں اس کے علاوہ؟ بتائیں کیا کریں؟ ہم بیٹھ جائیں چپ کر کے کہ جو مارنا ہے ہمیں مار دو, پارٹی پہلے ہی ٹوٹ گئی, بلہ لے لیا, ہمارا مینڈیٹ لے لیا, اب ہمیں بھی مار دو. تو ہم کیا کریں؟ یہ احتجاج کر سکتے ہیں, اور اس تو کیا احتجاج آپ کی نظر میں واحد راستہ ہے, واحد آپشن بچا ان کے پاس, اور احتجاج سے اپنے مطالبات یا اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ یہ نہیں, میں پہلے دن بھی اس بات کا قائل تھا, آج بھی ہوں اور کل بھی ہوں, کہ جتنے احتجاج ہو جائیں, میں تو پہلے اس حق میں نہیں ہوں کہ سڑکوں پر آ کر, حالانکہ یہ حکومت ناجائز حکومت ہے, میں اس ماننا ہے, لیکن میں پھر بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ سڑکوں پہ آ کر ان کو گرایا جائے. تو جتنے یہ احتجاج کر لیں یا جتنی حکومت فرعونیت دکھا لے, آخر بات چیت سے, مذاکرات سے, ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہونا ہے. اس کے لیے اب یہ ہے کہ جتنا جلدی کر لیں یا جتنا نقصان کروا کے کر لیں. ٹھیک ہے.
ठीक है रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में पीटीआई के लिए कल का दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा, डू और डाई का मामला है, ये क्या सूरत हाल इख्तियार होती नज़र आ रही है आपको? मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ अपने मकासद में से एक बहुत बड़े मकसद में तो कामयाब हो चुकी है कि इस वक्त जो सूरत हाल लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, अटक में है, दीगर शहरों में है, कि ऐसा लगता है कि हुकूमत ने मुल्क को बंद करके रखा हुआ है। अब इन तमाम इलाकों की आबादी को देखें और यहाँ की मईशत को देखें और हुकूमत के इदारों को देखें कि कोई कहीं से ना निकल सकता है ना आ सकता है, तो कामयाबी किसकी हुई? और सिर्फ अभी ऐलान ही हुआ है, अभी तक तो कोई किसी ने एक कदम भी सड़क पर नहीं आगे नहीं आया। तो तहरीक इंसाफ अगर ये ऐलान करती है कि कल से हम आ रहे हैं, तो पूरा मुल्क अगर बंद हो जाता है तो उसमें हुकूमत की कामयाबी है या तहरीक इंसाफ की कामयाबी है? तो इसमें सोचने में कोई देर नहीं लगती कि अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क को बंद कर दिया जाए तो मुल्क बंद हो जाता है, अगर चाहती है कि मुल्क को खोल दिया जाए तो वो खुल जाता है। तो आखिर इस सियासत के ताले की चाबी किसके हाथ में है? तहरीक इंसाफ के हाथ में है या हुकूमत और जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनके हाथ में है? दूसरी बात कि वो कल आ सकेंगे या नहीं, मुश्किलात हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये फ़ैसला कर ले, ये जहन में हमें रखना होगा, सोचना होगा कि अगर वो जहन में रख ले कि अगर कल हम नहीं आ सकते काल आ जाएंगे, परसों नहीं आ सकते उसके बाद के दिन आ जाएंगे, उसके बाद के दिन, उसके बाद के दिन, अगर ये मुसलसल एक काल दे दें यहाँ पे इस्लामाबाद में धरने की, और अब वो ये नहीं है कि मार्च की बात कर रहे हैं, वो धरने की बात कह रहे हैं कि हम आके बैठ जाएंगे जब तक कि मतालबा तस्लीम नहीं होंगे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं कि 10,000 लोग भी आ जाते हैं डी चौक पे, एक छोटी सी जगह है, आप 10,000 लोगों के ऊपर कितना गोलियां चलाएंगे, टैंक चढ़ाएंगे? देखिए दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान एक 5वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से और एटमी हथियारों से लेस होने के एतबार से, महल वकूफ़ के लिहाज से, और जो इस वक्त दहशत गर्दों का हमें सामना है, जो सब के लिए एक ये मुआशरे के लिए भी और रियासत के लिए भी और सियासी जमातों के वो सरबराह जो मुल्क का अगर वो दर्द रखते हैं क्या उनके मफादात यहाँ पाकिस्तान में है, तो उनकी अव्वली तरजीह आइनी तरामीम ना होते, ये कवानीन ना होते, ये अदलिया को तकसीम करना ना होता, उनका ये होता है कि हम मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करते। तो इस तमाम तनाजुर में पाकिस्तान जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है या बाहर के जो मुदब्बरीन बैठे हुए हैं, वो ये ना समझे कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हम बातें कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उनसे बिल्कुल ला ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, बिल्कुल पाकिस्तान का दाखिली मामला है, किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। लेकिन सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उससे फिर यह तय होता है कि यहाँ पे सरमायाकार आएगा, इससे तय होता है कि पाकिस्तान में क्या लेन देन होगी, लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो ये पाकिस्तान को हमने पिछले 3-4 साल से एक मुश्किल सूरत हाल में गिरफ्तार करवा दिया है, और किरदार किसने किया है वो किरदार भी आपके सामने है। तो उसको निकलने के लिए मैं नहीं समझता कि पीटीआई आपको कोई 16 देने के लिए तैयार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने उसके लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है। आप इंतखाबात को देखें, आप ये मखसूस सीटों को देखें, आप ये मुकदमात पे देखें। ये दुनिया नहीं सोच रही कि एक तरफ से आला अदलिया इमरान खान को छोड़ देती है, दूसरी तरफ से एक नया मुकदमा सामने आ जाता है। तो ये कैसी हुकूमत है? ठीक है। और ये जो बातें अभी हम कर रहे हैं, ये आवाम में भी हो रही हैं कि आखिर अख्तियारात किसके पास है। अगर हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात की, जो अक्सर हम बात करते हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत जिम्मेदारी तो हुकूमत की, अगर जिम्मेदारी हुकूमत की और हुकूमत का है, हाथ ऊपर खड़ा कर दे कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, एग्जैक्टली क्या होगा? जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। हुकूमत वक्त कितनी संजीदा है हालात को नॉर्मल करने में, यही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। मुज़ाकरात, चूंकि हमारे पैनल की राय ये है कि दोनों फरीक बराबर के जिम्मेदार हैं हालात को इस नहज तक पहुंचाने में, तो लचक दिखाने को कोई तैयार नहीं, और मुज़ाकरात को एक फरीक अपनी कमज़ोरी और दूसरे फरीक की फतह से ताबीर कर रहा है। तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती क्या है और इसकी हिकमत अमली होनी क्या चाहिए थी, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पैनल की राय के मुताबिक माहौल पैदा करना मुज़ाकरात के लिए हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, और जब से पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल का ऐलान किया गया था, हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा कोशिशें नज़र नहीं आईं जिससे ये ज़ाहिर हो कि हुकूमत वाकई मुज़ाकरात करना चाहती है, बातचीत से मसाइल हल करना चाहती है। इस हवाले से हुकूमत इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है और हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, आपकी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, क्या गुफ्तगू हुई और ये एहतजाजी धरने और स्पेशली बुशरा बीबी की जानिब से जो बयान दिया गया उस पर क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? देखें, जहाँ तक कि बातचीत का सवाल है उस पर मैं अपना एनालिसिस आपको बाद में दूंगा कि वो ये समझते हैं, मैंने एग्जैक्टली ये बात कही कि जी बुनियादी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है मुज़ाकरात की, तो उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन फोरम जो होता है पार्लियामेंट का है। अच्छा। और मैंने स्पेसिफिक कहा कि अगर आपको जेल के अंदर कोई मुश्किलात है या दीगर मामलात हैं, हम आपसे बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं। और जवाबन अपोजिशन लीडर ने जो कुछ कहा, लेकिन इस कॉल के बाद कोई संजीदा कोशिश? इस कॉल की बात उनको इस कॉल से ज़्यादा तशवीश इस बात पे थी कि इस वक्त हमारी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। पारा चनार की एक सुलगती सूरत हाल है, 40 लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं। उसके बाद जो कैफियत पाकिस्तान के अंदर तारी है, उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि एक ख़ास टाइमिंग को लिया जाता है कि जब भी पाकिस्तान में मुआशी हवाले से संजीदगी ज़ाहिर की जाती है तो दो काम ज़रूर होते हैं, एक दहशतगर्दी का अमल होता है, एक पाकिस्तान के अंदर इंतशार की बात है। अब बात है कि उनकी सारी गुफ्तगू से जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, देखें वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी हो वो कितना बाख्तियार होता है वो सबको पता है, लेकिन ये तशवीश उन्हें ज़रूर मौजूद है कि हम जो कुछ कर रहे थे कि इस वक्त हमने एक डायरेक्शन तय की थी, लेकिन फिर एक ऐसी कैफियत तारी। मैंने कहा जी कि ये जो पंजाब के अंदर बंदिश है कंटेनर्स तो उन्होंने कहा कि कल को अमन आमा पे अगर कोई ग्रोह असरअंदाज हो, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल दे कि मैं आपको इंतजामी उहदेदारान की वजह से बताता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद हम कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। अब 9 मई का वाक़या कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, किसने प्लानिंग की, अब भी आपको मैं एक एलामिया दिखा सकता हूं कि हमने अपने लोगों को बता दिया है कि आपने कैसे करना है और किस तरह से करना है, वो स्ट्रेटजी बता दी गई है। जब आप यही फिक्रा 7 मई को कहा गया था, वो एलामिया भी मेरे पास मौजूद है, तो फिर कम से कम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट होना पड़ता है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इतने बड़े इंतजामात किए गए हैं, क्या इससे पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर असरात नहीं होंगे? और जैसे पहले वज़ीर आज़म को इस बात का इदराक है कि जो कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, आज मोबाइल सर्विस रात को बंद हो जाएगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा, इससे अवाम पर क्या गुजरेगी? देखिए, बात ये कि जवाबदेह वो हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है। आने वाले हालात में हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, जवाबदेह वो होंगे। और आपके ख्याल में उनको कोई इस मामले में तशवीश नहीं होगी या उनको सारी सूरत-ए-हाल का इदराक नहीं होगा? मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ, जैसे मैंने पहले एक बात कही थी कि इस तरह की कैफियत में ये जो डेडलॉक होता है वो मुज़ीर असरात का हामिल होता है। तो इसमें बुनियादी जिम्मेदारी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनिशिएटिव लेना जो है हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि माजी के अंदर क्या नवाज शरीफ साहब चल के बनी गाला नहीं थे चले गए। देखें, ये एक इनिशिएटिव भी तो था। और अभी मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे कि जी वो किस तरह अदालतों से रहा हुए, वो अदालतों से प्रोसेस के जरिए रहा हुए हैं। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की अदालतों में रिलीफ किसको मिला है वो भी सबको पता है, तो इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिलेगा। आपको याद है मैं उस वक्त भी कहा करता था कि नवाज शरीफ साहब को बिलाखिर रिलीफ अदालतों से मिलेगा, इनको भी अदालतों से मिलेगा। अगर कोई ये समझे कि मैं हाथ पे हाथ रख के और ये कहूँ स्टेट को डिक्टेट करवाऊँ कि मुझे आज रहा करेंगे, तो ये मैं मुलतवी करूँगा। 10 दिन की बात चल रही थी और 10 दिन की बात जहाँ से चल रही थी वो सबको पता है। और बात है कि अगर आप 10 दिन पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मामला बिगड़ेंगे, मामला संभरेंगे नहीं। और इस सूरत हाल के अंदर जो आपने आज तक मुआशी इक़दामात किए हैं या पाकिस्तान की आइसोलेशन कम की है, वो भी मेरे ख्याल उस पर भी इसके मुज़ीर असरात होंगे। जहाँ तक बुशरा बीबी की आपने बात की है, मैंने उन्हें स्पेसिफिक पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि ये एक ख़ास माइंडसेट का शाखसाना था। अच्छा। ये बात तो उन्हें कह के करवाई गई है और ये बात कल भी कही थी। और मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि आज बुशरा बीबी का सियासी रोल ख़त्म करने का अहकाम जारी किए गए हैं और वो बीमार भी हो गई हैं कि वो एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगी। उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स तहरीक इंसाफ के लिए क्रिएट माजी में भी किए हुकूमत में,
اب بھی کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک خوش آئند فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب حکومت کو اس وقت کرنا کیا چاہیے جب ایک جماعت کہہ رہی کہ ہم دھرنا دیں گے اور تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، اور دوسری طرف بیلاروس سے 80 رکنی وفد آنا ہے، ایسے موقع پر حکومت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے حکومت اب کیا حکمت عملی ہوگی، اس سٹیج پہ حکمت عملی تو ظاہر ہو چکی ہے. یعنی لڑنا ہے، مرنا ہے، یہ ہے نا حکمت عملی. کہ آپ نے پنجاب بند کر دیا ہے، آپ اسلام آباد کا علاقہ بند کر دیا ہے. اس کا مطلب یہاں سے اگر کوئی باہر بھی جانا چاہے پنجاب سے وہ باہر نہیں جا سکتا. تو یہ مائنڈ سیٹ کی جو وہ بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی تو دیکھیں نا. کیا حکومت تو دیکھیں نا، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی حکومت جو کورشن اور قوت کا استعمال ہے وہ کتنا جائز ہے اور کتنا درست ہے. یہ جو بات یہ ہے نا، آپ نے عام آدمی کی بات کی، عام آدمی تو میٹر نہیں کرتا. یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، طاقت کی جنگ ہے. حکومت اپنے اقتدار کو ہر طریقے سے بچانا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی چیلنج کر رہی ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور راستہ اب کیا رہ گیا ہے. لیکن نا اب آپ یہ سوچیں نا، مقدموں کی جو بات ہوتی ہے نا، پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی سابق پرائم منسٹر پر اتنے مقدمے، اتنے انویسٹیگیشن، اتنی انکوائریز نہیں ہوئی جتنی کہ جو موجودہ جو سابق پرائم منسٹر ہیں ان پہ ہوئی ہے. اب ہسٹری کو تو اٹھائیں نا، اور اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم نے گفتگو نہیں کرنی. مائنڈ سیٹ کی جو بات ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ نفرت اور دوسرے کو ختم کرنا. اور یہ نہیں جانتے کہ سیولین فورسز کو اگر بچانا ہے، اگر پرائم منسٹر نے مضبوط ہونا ہے تو پرائم منسٹر اپوزیشن سے لڑ کے مضبوط نہیں ہوتا. اگر جب آپ اپوزیشن اور حکومت میں لڑائی ہوتی ہے تو مضبوط کون ہوتا ہے؟ ادارے. ٹھیک ہے، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اور سیاسی عمل اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب آپ مل کے ایک درمیانہ راستہ نکالتے ہیں. پارلیمنٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا عملی طور پر. پارلیمنٹ میں ڈائیلاگ اس وقت ہوگا جب آپ مل کے بیٹھ کے درمیانے راستے کی بات کریں. اس وقت درمیانے راستے کی بات دونوں طرف نہیں کی جا رہی، دونوں طرف نہیں ہو رہی، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے میں صحیح ہوں وہ غلط ہے. اور یہ بات جو کی جاتی ہے نا، آپ نے ابھی بات کی تھی کہ وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے. دیکھیں ہمیں تو اس ڈیلیگیشن کا 2 دن ہوئے پتہ لگا ہے نا، لیکن پی ٹی آئی تو کب سے شور مچا رہی ہے اپنے اس ہنگامے کرنے کے لیے. تو حکومت کیا یہ سینسیبل نہیں تھا کہ اس وزٹ کو پوسٹ پون کرواتے؟ لیکن چونکہ انہوں نے ایمبیرس کرنا ہوتا ہے، بات یہ نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان پہنچے گا. تو جب وہ ڈیلیگیشن آئے گا تو اس کا کوئی اچھا انٹرنیشنل لیول پہ امپیکٹ نہیں ہوگا. تو میرے نزدیک جو ہے حکومت کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ایسی ہیں جو میرے نزدیک حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے. اور لانگ رن میں سیاستدان جب آپس میں لڑیں گے تو وہ آپس میں لڑ کے مریں گے. جیتے گا کوئی اور، نہ پی ٹی آئی جیتے گی، نہ پی ایم ایل این جیتے گی، جیتے گا کوئی اور ان کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس وقت دونوں فریق بضد نظر آ رہے ہیں. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کے زور پر اپنی بات منوائیں گے، اور دوسری طرف حکومت ہے جو کسی بھی کمزوری کے تاثر سے خود کو بچانا چاہتی ہے. تو بھٹی صاحب، آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، شاید سلمان صاحب کی باتوں کا جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں. تو حکومت کو کرنا کیا چاہیے تھا جب صورتحال ایسی ہو گئی ہے؟ تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہٹا لیا. ایک تو میں سلمان صاحب کو، اپنے پیارے بھائی کو اتنا قریب سے وزیر اعظم کو دیکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وہ کئی بار دیکھ چکے ہیں، اتنے قریب سے وزیر اعظم کو دیکھا، اور اس میں نہیں مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ ہم میں سے دیکھا ہی سلمان غنی صاحب نے، لیکن اتنے قریب سے تشویش بھرے وزیر اعظم کو دیکھنے پر ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. اور دوسرا اس بات پر بھی مبارکباد کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے عدالتوں کے پروسیس سے آزاد ہوئے ہیں. اور تیسرا اس پر بھی مبارکباد کہ سب سے زیادہ عدالتی چہتا ہاؤس آف شریف ہے. کسی دن ہم اس پہ بات کر لیں گے. اور لیکن ان کو لگتا ہے کہ کوئی اور ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب آ جائیے اس بات پہ کہ حکومتی حکمت عملی. دیکھیں حکومتیں ناجائز ہوں یا جائز ہوں، جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے، آپ کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں، تو آپ کے دل بڑے ہوتے ہیں، آپ نے ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے.
वैसे तो जिस मुल्क में आइन का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, पार्लियामेंट का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, वोट की इज़्ज़त का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, बुनियादी इंसानी हकूक़ का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, चादर चार दीवारी के तकद्दुस का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, वहाँ बेलारूस के जो वफ़द है उसको सर पर बिठाकर हम चूमते फिरें गिलाफ़ों में लेकर, तो ये तशवीश भरे वज़ीर आज़म ही कह सकते हैं। हुकूमती हिकमत अमली क्या है? आज आधे पाकिस्तान पर दफ़ा 144 नाफिज है। मोटरवे बंद हैं, जीटी रोड बंद हैं, सड़कें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, कारोबार बंद हैं। आज़ाद कश्मीर और तीनों सूबों से इजाफी पुलिस मेरे इस्लामाबाद में 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में आ चुकी है। रेंजर एफसी के दस्ते ड्यूटियां दे रहे हैं। हज़ारों डंडे, हज़ारों आंसू गैस शेल, हज़ारों कंटेनर, जगह जगह रस्ते बंद, जगह जगह सड़कें बंद। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। ये होती है एक हिकमत अमली हुकूमत की। ऐसी होती हैं हुकूमतें, ऐसे इhtजाज से निपटा जाता है। आज सोचना ये है कि आज इस वक्त हम कैदी हैं या इमरान खान कैदी है। आज इस वक्त हम जेल में हैं कि इमरान खान जेल में है। और जो कुछ इस हुकूमत ने किया, अहल हुकूमत ने, बड़ी लायक हुकूमत ने और असल मैंडेट वाली हुकूमत ने, और इस डरी डरी सहमी सहमी हुकूमत ने, ये तो इमरान खान कामयाब हो गया। अच्छा, इमरान खान का इhtजाज तो 23 नवंबर की शाम तक ही कामयाब हो गया। 24 नवंबर तो अभी तो घरों में बैठे हैं और इhtजाज कामयाब हो गया। इतना तो जो कुछ इस हुकूमत ने कर दिया वो इमरान खान ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, जब आपने दफ़ा 144 लगा ली, जब आपने अदालत से एक फैसला ले लिया, जब आपने थोक के हिसाब से लोगों को पकड़ लिया, जब आपने तरीके इंसाफ अब माइनस इमरान खान है, आधी पार्टी रुपोश है, और जब आपके इल्म में है कि कोई खुदा न खास्ता इतना बड़ा कोई मजमा नहीं आ रहा, कोई आपको डर नहीं है, फिर मुल्क आधा मुल्क बंद करने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है। और आखिरी बात, होना ये चाहिए था, आखिरी बात करना चाहता हूं कि आज मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब टीवी पे दिखाते, देखो ये फाइनल कॉल इमरान खान ने दी है, डू एंड डाई कह रहा है, फलाना है, देखो हमारा मुल्क खुला हुआ है, देखो बाजार खुले हुए हैं, देखो कारोबार खुले हुए हैं, देखो लोग जा रहे हैं। ये उल्टा हो गया है। वो चले नहीं, ये बंद करके बैठ गए, इमरान खान जिंदाबाद करके बैठ गए। ठीक है, तो आपको हुकूमत की हिकमत अमली इस हवाले से बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। रसूल बख्श साहब, मुल्क एहतजाजी सियासत की जद में कब तक रहेगा? मेरा ख्याल ये है कि जब तक के मुल्क के अंदर सियासी इंजीनियरिंग रहेगी, और ये किताब का मौजू है हमारे दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी का, वो उन्होंने पाकिस्तान की पूरी तारीख को सामने ला के रखा है अपनी नई किताब में जो अभी आई है। और ये सियासतदानों को भी पढ़नी चाहिए, मीडिया के लोगों को भी, सबको पढ़नी चाहिए। जब तक के पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग होती रहेगी, बड़ा मानी खेज ये लफ्ज़ है, ये दो लफ्ज़ है सिर्फ, सियासी इंजीनियरिंग। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जब तक होती रहेगी, पाकिस्तान के अंदर एक उबाल पैदा होता रहेगा। ये पाकिस्तान मिस्र नहीं है, ये पाकिस्तान मोरक्को नहीं है, ये उर्दन नहीं है, ये इराक नहीं है। पाकिस्तान की कम अज़ कम 150-200 साल पुरानी तारीख़ है समाजी तहरीकों की, सियासी तहरीकों की, फ़िक्र की। आप अलीगढ़ की तारीख़ को देखें, अब उससे जो है हकूक़ की बात हो रही है, वो हकूक़ की बात पर तो पाकिस्तान बना, और हकूक़ को हम वो तरामीम के साथ, कवानीन के साथ, हम उनको इदारों को तबाह करके हम कर रहे हैं, और तवातुर से कर रहे हैं। जब से कि अयूब खान ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, आज तक कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि लोग खामोश रहें, लोग एहतजाज ना करें, लोग बाहर ना निकलें। अगर इस हुकूमत को, जिसको कि मैं भी नाजायज़ हुकूमत समझता हूँ, अगर उसके पास अवामी ताकत और क़ुव्वत है, तो आज अवामी ताकत के ज़रिए तरीक़े इंसाफ का मुकाबला सियासी मैदान में करके देख ले। अच्छा। कोई सियासी मैदान खोल के देख ले। अगर वो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी चश्म गवाह है कि अपनी आंखों से देख के आया हूँ, गुज़र के आया हूँ यहाँ कैमरे के सामने पहुँचने के लिए, कि ऐसा लगता है कि यहाँ इस मुल्क पर दुश्मन का हमला हो गया है, और हमारी तमाम जो सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके लिए एक काम रह गया है कि किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देना, किसी को बाहर जाने नहीं देना। ये हिकमत अमली है। क्योंकि ये हिकमत अमली इसलिए होती है कि आपने जो सियासी इंजीनियरिंग की है उसकी हिफाजत करनी है। उसकी हिफाजत के लिए आइन में तरमीम करें, अदलिया को तकसीम करें, ऐसे कवानी बनाए कि आपके गुनाह माफ़ हो जाएँ और किसी के और के गुनाह क्या ना भी हों, आप गुनाहों के अंबार लगा दें।
ठीक है। मुकदमात पे मुकदमात हूँ। ठीक है। अदलिया ने कितनी बार आप कह रहे हैं हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक था कि पार्टी में अब इतना दमखम नहीं है और वो उस तरह से अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकते, फिर भी हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क को बंद कर देना ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात की। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात और गिलो शिकवों के बाद दोनों जानिब से कमेटी बना दी गई है। एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के अरकान पर मुश्तमिल एक भारी भरकम कमेटी बनाई है। और सलमान साहब, आप हमेशा कहते हैं कि नून लीग के जिस भी कमेटी में इसहाक डार साहब मौजूद होंगे समझे वहाँ संजीदगी है, तो इसका मतलब संजीदगी से वो पीपल्स पार्टी के तमाम मामलात को देख रहे हैं। देखिए, आपने इसहाक डार साहब, उधर से बिलावल साहब ने भी जो कमेटी बनाई है उसमें दोनों सूबों के चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। मुराद अली शाह भी हैं, सरफराज भुट्टी भी हैं। जो उन्होंने मुज़ाकरा थी उस पर हमारे पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, नवीद कबर है, और ये दोनों साइडों से हैवी कमेटी है। ये एक ही कश्ती के सवार है। और बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ वो दो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दो बड़ी पार्टीज़ हैं, उनके अपना मंशूर है। और ये इत्तेहादी हुकूमत है, और कोई भी इत्तेहादी हुकूमत हो उसमें रिजर्वेशन होती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि ये कमेटीज़ में सारे अरकान बड़े संजीदा है और इसमें कोई ऐसी बात हुकूमत के लिए ख़तरे की नहीं है। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब आज दिन PDM में भी अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चले हैं, और बिलावल साहब का भी वो बड़ा एहतराम करते हैं। मेरा ख्याल है इस कमेटी की पहली मीटिंग ही जब होगी तो ये मामलात हल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, सियासी मुशावरत, सियासी ताउन और मसाइल के हल के लिए ये कमेटियां तश्कील दी गई हैं, तो कमेटी खेला जाएगा या कोई हल निकलेगा? नहीं, ये अच्छी बात है कि जब तनाज़ात को कमेटीज़ के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि यही नुस्खा हमारी हुकूमत को PTI के साथ भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छी अप्रोच है आप, लेकिन PTI के साथ इस किस्म के कमेटियों का हम सोच भी नहीं सकते जो इस वक्त हमारी सियासत। जहाँ तक पीपल पार्टी का ताल्लुक है, देखिए इस वक्त पीपल पार्टी और PMLN एक ख़ास मसलहत के तहत एक कॉमन सियासी मुखालिफ को सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन हकीकत में दोनों पार्टियाँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए कि ना इनमें कोई सियासी हम आहंगी है, ना कोई नज़रियाती हम आहंगी है दोनों पार्टियों के अंदर। सियासी लिहाज से, नज़रियाती लिहाज से पीपल पार्टी एक मुख्तलिफ़ किस्म की जमात है, और PMLN जो है वो एक और तरीके की जो जमात है, कारकर्दगी के तरीके दोनों पार्टियों में मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा जो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है इन दोनों पार्टियों, वो भी मुख्तलिफ है, और एक तरह एक दूसरे के राइवल भी बन जाते हैं, क्योंकि पीपल पार्टी की ख्वाहिश है कि अल्टीमेटली फेडरल लेवल पे हुकूमत बनाए, यानी वज़ीर आज़म उसका इसकी हो। टाइमिंग अहम है इख्तिलाफात की। देखिए, अभी आता हूँ टाइमिंग, तो अभी आता हूँ टाइमिंग पे। ये जो है ना, इनका बुनियादी जो मकसद है कि इनकी हुकूमत हो फेडरल लेवल पे हुकूमत के लिए पंजाब में परफॉर्म करना ज़रूरी है। पंजाब की सीटें ज़्यादा हैं और उसका इम्कान इसलिए मुश्किल हो जाता है कि PMLN उनको वहाँ अकोमोडेट नहीं करेगी, क्योंकि अकोमोडेट करने का मतलब खुद लूज करते हैं। फिर जहाँ तक जो मसला हल हो जाएगा इन कमेटियों में? नहीं, मसला हल नहीं होता। ये है कि वक्ती तौर पे ये साथ चलते रहेंगे, क्योंकि इंतज़ामिया इस्टेब्लिशमेंट भी चलवाना चाहती है, इस निज़ाम को कायम रखना चाहती है। इस निज़ाम को कायम रखना इन दोनों पार्टियों के मुफाद में वक्ती तौर पे साथ होंगे, लेकिन अल्टीमेटली इनके रास्ते अलग होंगे। ठीक है, इनके रास्ते अल्टीमेटली आपको अलग ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तो साथ होंगे। भट्टी साहब, एक तो टाइमिंग और दूसरा इतनी भारी भरकम जो कमेटियां बनाई गई हैं, क्या मसले बहुत संगीन हैं उस पर इतनी भारी भरकम कमेटी बनाई गई है? टाइमिंग को देखते हुए ये कमेटी बनाई गई है? अब ये भारी भरकम से अब पता नहीं आपकी क्या मुराद है कि मैं ये उठा सकता हूँ ये वज़न के नहीं, और इतनी भारी भरकम है और इतनी संजीदा है तो फिर मैं क्यों नहीं हूँ इस कमेटी में? सीनियर क़यादत, मुझे दुख है। पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद है ना दोनों तरफ से इन कमेटियों में। अच्छा, एक तो लफ्ज़ क़यादत, रहनुमा और लीडर, ये हमने इनकी रेड मार दी है, हिकमत अमली रेड मार दी है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कायद हो, कोई रहनुमा हो, कोई लीडर हो, कोई क़यादत करे। खैर,
پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان آپ کا شکریہ کہ آپ نے بھٹو اور ضیاء میں ہمیشہ صلح کرائی اور بھٹو اور ضیاء اکٹھے ہیں آپ کی وجہ سے۔ دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب آئے تھے لاہور، تو مریم نواز نے استقبال نہیں کیا اور نہ ان کے قریب آئیں دورے کے دوران یا ملیں، تو زرداری صاحب کو کہنا پڑا کہ انہیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں، ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور حکومت گرانا بھی جانتے ہیں۔ ابھی آج غالباً گورنر سلیم حیدر بول رہے تھے کہ مریم نواز ملکہ بن چکی ہیں، وائس چانسلر تعیناتیوں سمیت کسی معاملے پر مجھ سے مشاورت نہیں کی، پچھلے 6 مہینوں میں کئی بار رابطہ کیا، کوئی جواب نہیں آیا، اب ان سے کبھی نہیں ملوں گا۔ تو مریم نواز صاحبہ ولی عہد ہے مسلم لیگ کی، نواز شریف صاحب کی ولی عہد ہیں اور مسلم لیگ چلا رہی ہیں، بلکہ جن سے آپ بڑے قریب سے تشویش بھرے شہباز شریف کو دیکھ کر آئے ہیں میرے بھائی سلمان غنی صاحب، کچھ لوگ تو ان سے بھی زیادہ ان کو پاورفل کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ظاہر ہے وہ اب نہیں ملتی تو نہ ملی۔ باقی یہ مفادات کا چکر ہے، یہ مشترکہ مفادات کونسل حکومت ہے، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ گروپ ہے، اور یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں، علیحدہ نہیں ہوگا اور کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوگا۔ تو جب تک عمران خان موجود ہے یہ ایک جھنڈے تلے رہیں گے، فکر نہ کریں۔ بھٹی صاحب اپنے بیانیے میں ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول بخش شہید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ان کمیٹیوں کے ذریعے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کو جو تحفظات ہیں کلیئر ہو جائیں گے سارے؟ جب تحفظات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور دو، ہم جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر مطمئن نہیں ہے، پہلے اس لفظ کی مصلحت کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ گنتے جائیں کہ کتنی بار یہ کمیٹیاں بن چکی ہیں، کتنی بار ان کے درمیان میں مصالحت کی کوشش ہو چکی ہے، کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ اس عالمگیر اصول کے مطابق چل رہے ہیں کہ میرا دشمن اور جو میرے دشمن کا دشمن، جو میرے دشمن کا دشمن ہے وہ میرا دوست ہے۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی شدید خواہش ہے کہ پنجاب میں اپنی جگہ بنا سکے، اور پنجاب میں جب تک کہ پیپلز پارٹی اپنی جگہ جو مکمل طور پر کھو چکی ہے نہیں بناتی، مرکز میں کبھی خواب بھی نہیں دے سکتے اپنی حکومت بنانے کا۔ اگر بنی بھی صحیح تو جو بھی جس قسم کی بھی سرپرستی ہو نہیں بن سکے گی۔ اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے مفادات میں ایک بہت بڑا تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، اور مسلم لیگ نون پہلے ہی اپنے پاؤں پر کئی کلاڑیاں مار چکی ہیں، یہ آخری کلاڑی ہوگی جیسے کہ اس کے پاؤں پنجاب میں مکمل طور پر، لیکن اس وقت دونوں کا مفاد اقتدار میں رہنا، اور اس کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجبوراً ہی صحیح لیکن ساتھ رہیں گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔